आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे इस इंटरनेशनल वर्कशॉप में हम सभी 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ उपस्थित है। आज अपने बीच में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य जी, जो मूलतः मध्य प्रदेश से है, हमारे इतिहास विषय से है, माननीय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उर्सिम लता जी, एवं सभी गुरुजन और सभी विद्यार्थी बंधु एवं भगिनी। आज हमारे बीच में हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं वैशाली सिंह जी। परसों हमने सबने बहुत एक सुंदर प्रेजेंटेशन सुना वैष्णवी जी का। दोनों बहनें हैं, दोनों हमारे भारत से है और भारत के बाहर जाकर के आज एक हमारे थाई एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं और एक साउथ कोरिया में है। तो ये हमारे सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। वैशाली जी जो है अपना बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद में बीएससी, उसके बाद में फिर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद फिर एमएससी कंप्लीट करके पीएडी अभी कर रहे हैं। और सॉरी, पीएडी जो है उन्होंने अभी सेउल का जो यूनिवर्सिटी है साउथ कोरिया का, तो वहां पर अभी वो कर रहे हैं। और अभी हमारे हेरिटेज फाउंडेशन के साउथ कोरिया चैप्टर के डायरेक्टर के रूप में भी वो कार्यरत है। उन्होंने काफी सारे रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस किए हैं, नेट क्वालिफाई किया है। हाँ हाँ, यस दीदी, आप एक अकाउंट से 2 अकाउंट में है अभी आप जुड़े हुए हैं वैशाली जी? तो एक अकाउंट से आप लोग हो सकते हैं। जी सर, मैं ये प्रेजेंटेशन सर दूसरे डिवाइस से दे रही हूँ और बाकी मेरा कैमरा रहेगा सर। आप बोलिएगा, मैं यहाँ म्यूट करता हूँ, देखते हैं। आप बोलिए सर। दूसरे टैब से रहेगा यहाँ पे जो मैं प्रेजेंटेशन दूंगी, बाकी प्रेजेंटेशन में मतलब कैमरा ही मेरा यही मैं यूज करूंगी। हाँ ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी वॉइस क्लियर है? ये वापस से बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, आवाज थोड़ा सा ये हो रही है, दो डिवाइस से आप जुड़े हैं इसलिए साउंड का डिस्टर्ब हो रहा है। तो हाँ, अभी बोलिए। अब ठीक है। जिस आईडी से मेरा ये लॉगिन है ना, मतलब जिससे मेरा प्रेजेंटेशन है, वो वाला आप एक बार ऑफ कर दीजिए। नहीं, आपकी साउंड ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। सर अभी मेरा वॉइस क्लियर है? क्लियर है, वॉइस क्लियर है, यस। ठीक है सर, मैंने यहाँ से ये म्यूट कर दिया है। हाँ, जस्ट अ सेकंड सर। टेक्निकली अगर किसी भी रूप से दिक्कत है तो आप प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं यहाँ से प्रेजेंट करता हूँ, फिर आप उधर से बात कर सकेंगे। ठीक है सर, मैं एक सेकंड सर, बस मैं यहाँ पे ये दोबारा से मुझे एक बार करना पड़ेगा। सर मैं शेयर कर दूं स्क्रीन, ये स्टार्ट कर दूं? जी बिल्कुल। यस, इट इज विजिबल, परफेक्ट, दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छे से। ओके सर, मेरा वॉइस भी क्लियर है ना? यस, वॉइस भी क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। नाउ माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज स्टार्ट द सेशन। Thank you so much, sir, for having me today here, and I want to thank you to everyone who's present here today, Government Degree College, and all the participants who are joining me here today. So आज का जो मेरा टाइटल है वो है लाइब्रेरीज विद स्पेशल इंटेलिजेंस, द रोल ऑफ GIS इन लाइब्रेरीज।
कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो सर ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं साउथ कोरिया में पढ़ रही हूँ, तो जो मेरा ये जो आज का टाइटल है वो मोर ऑफ लाइक रिलेटेड टू माय ओन रिसर्च एरिया. However, I want to share some of the perspectives of my heritage, like background here. What I'm doing as a Indian national in Korea. What I'm doing as international to represent my heritage and my culture. So सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कोरिया और इंडिया का जो कल्चर एक्सचेंज और जो हेरिटेज एक्सचेंज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है, क्योंकि आपने बहुत सुना होगा आजकल कोरिया का जो ये कल्चर है, के पॉप, इस तरीके की आप चीज़ें सुनते होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है. लेकिन इसके अलावा भी अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो आपने ये सुना होगा कि जो अगर आप हिस्ट्री में सुनते होंगे कि हमारा जो कोरिया का जो रिलेशन है हमारे इंडिया से, वो हिस्टोरिकली आप सुनते होंगे तो बहुत ज्यादा वो बुद्धिज्म पे आप सुनते होंगे. जैसे अभी कुछ पहले आप प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोरिया, चाइना, मंगोलिया और आसपास की कंट्रीज से जो है मॉन्क्स वो आया करते थे शिक्षा के लिए. हाउएवर एक बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल रिलेशन है हमारे कोरिया और इंडिया का, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है बोथ कंट्रीज में. तो ये आज का मेरा आउटलाइन है, लेकिन इससे पहले मैं जो आपको कोरिया और जो अपना इंडिया का जो ये पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, तो पहले मैं उससे स्टार्ट करूंगी. तो ये आप जो एक पिक्चर देख रहे हैं, ये एक क्वीन का पिक्चर है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये क्वीन ह्यू वांग ओक के नाम से फेमस है इंडिया में, कोरिया में, सॉरी. सो ये जो रानी है ये बहुत कम लोगों को पता है, ये इंडिया से थी ओरिजिनली. तो कोरिया में 3 तरह के किंगडम हुए, जिसमें से एक किंगडम गया किंगडम था. उस किंगडम में ये हजारों साल पहले की बात है, लगभग 2000 साल पहले अयोध्या की एक रानी जिनका नाम रानी सूरी रत्ना था, वो कोरिया से इंडिया आई और उन्होंने यहाँ के राजा किम सूरो से शादी की. और ये जो स्टोरी है, ये कोरिया के सारे जो लिटरेचर्स हैं गया किंगडम से रिलेटेड या जो भी 3 किंगडम से रिलेटेड लिटरेचर्स हैं, उनमें ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. तो बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि उनका जो नेम है वो कोरिया में अब उनका कोरियन नाम से फेमस है, जिनको ह्यो वांग ओक के नाम से वो फेमस है. और बहुत से जो प्रोफेसर्स हैं, मैं उनसे बात करती हूँ यहाँ पे, तो कई बार मुझे सुनने को मिलता है, मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मैं इस तरह से उनसे बात करती हूँ कि सर आपको इंडिया का पता नहीं, आप लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, आप आइए कभी तो आपको पता चलेगा. हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है इंडिया और कोरिया का, और हम कल्चरल एक्सचेंज में हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं कोरिया के साथ में. तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे तो जो एंसेस्टर्स है ना वो भी इंडिया से हैं, आपको नहीं पता, लेकिन मेरे जो जीन्स है ना वो इंडियन जीन्स भी हैं. तो उनको भी ये चीज पता थी कि जो मेरे जो एंसेस्टर हैं वो इंडिया से भी हैं. तो ये जो हिस्टोरिकल रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका आपको जिक्र बहुत सारे लिटरेचर्स में मिलेगा. कोरिया और इंडिया में दोनों ही देशों में कल्चर जो एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. अगर आप न्यू दिल्ली में जो एम्बेसी ऑफ कोरिया है, वो रंग दे कोरिया इस तरीके के प्रोग्राम्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं और कोरियंस वहाँ आके परफॉर्म करते हैं. बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट तरह के बूथ्स लगते हैं, और सेम जो कल्चर एक्सचेंज का जो प्रोग्राम है वो यहाँ कोरिया में भी होता है. जैसे अभी यहाँ से 2 दिन पहले यहाँ पे इंडिया डे सेलिब्रेट किया गया सोल में, और ये जो प्रोग्राम था यहाँ पे बहुत सारे इंडिया से परफॉर्मर्स भी आए, बहुत सारे आर्टिस्ट आए, और उन्होंने अपने डिफरेंट तरह के बूथ्स भी लगाए, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कल्चर का एक्सचेंज हुआ. तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई इस बार, लेकिन मैं हमेशा जो भी दूसरे फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशंस होते हैं जो इंडियन सोसाइटी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती हैं, साथ में कोरिया की जो सोसाइटी, कोरियन लोग भी जो आके वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज लाइक फैंटास्टिक टू सी देम लाइक देयर. सो इट इज रियली गुड टू लाइक बोथ कंट्रीज आर शेयरिंग देयर कल्चर. एंड मुझे पर्सनली क्योंकि मैं हेरिटेज फाउंडेशन को वहाँ पे प्रेजेंट करती हूँ, तो मेरे पास एक पर्सनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वहां पे जाके इंडिया को अच्छे से रिप्रेजेंट करूं.
तो इस तरीके की, देखिए हमारे पास जो सोवेनिर्स होते हैं थोड़े लिमिटेड अवेलेबल होते हैं, तो हम जब भी किसी इंटरनेशनल प्रोग्राम में जहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, मैं पर्सनली बहुत सारे यूथ समिट्स लाइक यूनाइटेड नेशंस, फ्रॉम यूथ असेंबली, एशिया पैसिफिक असेंबलीज में जाती हूँ, तो मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं हमेशा हेरिटेज फाउंडेशन को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। तो हम क्या करते हैं कि मैं कुछ सोवेनियर कार्ड्स हैं जो मैं खुद से डिजाइन करती हूँ, और उनको मैं प्रिंट करवा के उनको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। मैं जहां भी जाती हूँ तो मैं ये जो सोवेनियर्स है, ये मैं ये जो कार्ड्स है मैं उनको एज अ सोवेनियर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है उनको, जब उनको पता चलता है कि इंडिया से कोई आया है, और इस तरह की हम लोग चीजें करते हैं, अपना कल्चर एक्सचेंज का हम लोग इसको माध्यम समझते हैं। और यहाँ पे अभी एक रिसेंटली एशिया एपैक करके एक फेस्टिवल हुआ था, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ। मतलब एक इकोनॉमिक एक कॉर्पोरेशन है जो यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, तो उस वहाँ पे हमें अभी कुछ ही समय पहले इंडिया का बूथ लगाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिसमें हम बहुत सारे देशों ने अपने अपने बूथ लगाए थे, जिसमें हमने उसमें 3rd प्राइज भी जीता था, जैसे आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे जितने भी फॉरेनर्स वहाँ पे अवेलेबल थे वो आए, उन्होंने हमारा बूथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया, इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस उन्होंने एंजॉय की, मेहंदी एंजॉय की। सो इस तरीके की चीज हम यहाँ पे अभी करते हैं। देखिए ये एक बहुत यूनिक चीज मैंने बहुत यहाँ पे ऑब्जर्व की कोरिया की। देखिए यहाँ पे कल्चर, यहाँ जो हेरिटेज का जो प्रमोशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल कंटेंट के जरिए फॉरेनर्स को इनवाइट किया जाता है कि वो हमारा कल्चर जो है वो प्रमोट करे, और उनको उसके लिए बहुत चीजें उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने देखी जो मुझे बहुत यूनिक लगी, मैंने पहले कभी देखी नहीं थी ये इस तरह की चीज। तो ये एक यहाँ पे एक कल्चर, आप ये जो इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे एक ना कल्चर पासपोर्ट होता है। तो ये जब कोई भी टूरिस्ट, कोई भी पर्सन, चाहे वो स्टूडेंट हो, जो भी कोरिया विजिट करते हैं स्पेशली, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये कल्चर पासपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट से ले सकते हैं। ये एक कल्चर हेरिटेज का एक पासपोर्ट एक तरीके से सोविनियर ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप कोरिया के किसी भी हेरिटेज प्लेस पे अगर आप जाएंगे, चाहे घूमने जाए, चाहे आप सर्वे करने जाए, किसी भी पर्पज से जाएंगे, तो वहां पे ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस तरीके की कुछ स्टैम्प्स अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने हर जगह पे उनके पर्टिकुलर हेरिटेज प्लेसेस पे हर जगह इस तरीके के स्टैम्प्स रखे हुए हैं। तो वहां आप जाके खुद से भी अपने पासपोर्ट पे ये स्टैम्प्स ले सकते हैं। तो ये जो पासपोर्ट होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। जब यहाँ पे आप कहीं किसी हेरिटेज प्लेस पे जाएंगे, तो अगर आपके पास ये पासपोर्ट है तो इसमें आपको कुछ डिस्काउंट्स भी वो लोग देते हैं, और डिफरेंट तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं सभी से जो जो कोरिया स्पेशली आ रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म के पर्पज से आ रहे हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के पर्पज से आ रहे हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि आप ये पासपोर्ट जरूर लीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ के डिफरेंट हेरिटेज साइट्स आप विजिट करेंगे, तो आप ये जो एक तरह से एक सोविनियर की तरह इसको आप लेके जा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मीडियम मुझे लगा जो मैंने कोरिया में देखा। तो ये एक AI जनरेटेड इमेज है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने कोरिया में नोटिस किया, हर एक यूनिवर्सिटी में नोटिस किया। मैं बता देती हूँ ये क्या है। यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का एक सिस्टम है कि जो भी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे अचीव करते हैं, कोई कुछ भी आपका कोई मेडल हो गया, कोई भी यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे ना ही किसी जैसे स्कूलों में लाइक होता है, प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है, या कॉलेजेस में VC के ऑफिस में होता है। तो ये यहाँ पे यहाँ के लाइब्रेरीज में होता है। स्पेशली यहाँ की जो लाइब्रेरीज होती हैं, तो वहां पे क्या होता है कि स्पेशल एक छोटा सेक्शन होता है, एक रूम होता है, पर्सनली एक छोटा म्यूजियम होता है। एवरी लाइब्रेरी हैज अ म्यूजियम। तो उस म्यूजियम में क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन होता है, इवन जो पर्सनल कलेक्शन है, वो भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे लाके वो म्यूजियम में रख देते हैं, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो उनसे इंस्पायर हो पाए। स्पेसिफिकली जो देखिए आप जैसे देख रहे होंगे रॉक्स, ऐसा मेरी यूनिवर्सिटी में भी इस तरीके का म्यूजियम है। तो वहां क्या होता है कि जब यहाँ पे बच्चे जैसे कोई जियोलॉजी या फिर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग विजिट्स के लिए जाते हैं, तो बच्चों के पास अपने कुछ कलेक्शंस होते हैं रॉक्स के। तो वो क्या करते हैं, तो वो यहाँ पे अपने म्यूजियम में उस
उन पर्टिकुलर रॉक्स को लाके रख देते हैं, उनको प्रॉपर लेबलिंग के साथ में, और उसके साथ में यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम और उसकी इंफॉर्मेशन भी होती है कि वो कब कलेक्ट किया गया है, रॉक्स की इंफॉर्मेशन होती है कि उस रॉक्स का, उस पर्टिकुलर रॉक का नाम क्या है। ये मुझे हेरिटेज प्रिजर्वेशन का एक बहुत अच्छा तरीका लगा कि इंस्टेड ऑफ लाइक पुटिंग योर all the achievements of the students into the principal's room or VC's room, is better to like everyone can see, every students can see and they can they can be inspired also. सो यहाँ मेरी लाइब्रेरी में भी जो जहाँ मैं अभी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ वहाँ पे भी स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो जो रॉक्स हो गए या कोई भी तरीके का उनका पर्सनल कलेक्शन है जो उनको लगता है कि दूसरे स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकता है, तो वो लाइब्रेरी के एक पर्टिकुलर सेक्शन में होता है। तो आप देखेंगे कोरिया में हर यूनिवर्सिटी में, या तो हर यूनिवर्सिटी का एक पर्टिकुलर म्यूजियम है, म्यूजियम नहीं है तो लाइब्रेरी में आपको ऐसा सेक्शन जरूर मिलेगा जहाँ पे ऐसा म्यूजियम अवेलेबल हो, एक मिनी म्यूजियम अवेलेबल हो जहां स्टूडेंट्स अपना पर्सनल कलेक्शन लगा सके और दूसरे स्टूडेंट उनसे इंस्पायर हो सके। तो आगे चलते हैं। तो मैं अपना जो मेरा जो टॉपिक है आज का, GIS फॉर LIS, ये मैं शुरू करूंगी। तो आज का जो कोरिया और इंडिया का इंफॉर्मेशन था मैं अभी इसको इतना ही रखूंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है GIS फॉर LIS, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है दूसरे देशों में। इंडिया में तो इतना पॉपुलर नहीं है। लाइब्रेरीज में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो GIS कम यूज करते हैं। GIS के बारे में उन्हें कम थोड़ा नॉलेज होता है, क्योंकि क्या है, देखिए लाइब्रेरी एक हेरिटेज प्रिजर्व करने का एक बहुत बहुत बड़ा मीडियम है। और अब जो नई टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, जो नई हमारे जो आसपास हमारे पास जो नए चैलेंजेस हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी यूज करने का हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है। तो ये जो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर GIS फॉर LIS जो एक प्रोग्राम है, ये असल में कोई नया चीज नहीं है। लाइब्रेरीज में GIS यूज होना या फिर लाइब्रेरियन का ही दूसरे पर्टिकुलर या आप एक दूसरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होना, ये कोई नई चीज नहीं है। ये मैंने पर्सनली जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो मुझे लगा था कि मैं ये चीज शुरू करूंगी, क्योंकि मैं एक लाइब्रेरी फील्ड पढ़ रही थी और मैं पहले से मैंने मास्टर्स जियो इन्फॉर्मेटिक्स में किया हुआ था, और मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूज थी कि मैं दोनों सब्जेक्ट्स को मैं साथ में कैसे पढ़ूं, क्योंकि मैं किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को गिव अप नहीं करना चाहती थी। पर फिर जब मैंने शुरू किया तो मैंने ये देखा कि मैंने जब थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो मेरा फील्ड है ज्योग्राफी और लाइब्रेरी साइंस, उसका एक बहुत पुराना रिश्ता है, एक बहुत हिस्टोरिकल एक रिलेशन है। तो आपने एक नाम सुना होगा जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, जिनको ये सीरीन से थे। इनका नाम था इरेटोस्थेनीज। जो इरेटोस्थेनीज थे वो जो लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया है इजिप्ट में, वहां पे जो लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी के वो चीफ लाइब्रेरियन हुआ करते थे। और उन्होंने अपने जीवन काल में उन्होंने अर्थ की जो सर्कमफेरेंस है उसको भी मेजर किया था, उसको मेजरमेंट करना शुरू किया था। तो जब मैंने अपना फील्ड स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं कुछ गलत फील्ड में नहीं हूँ, और ये कोई नया फील्ड नहीं है जो मैं इसको पढ़ रही हूँ। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है लाइब्रेरीज, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस जो है अब सिर्फ लाइब्रेरी साइंस नहीं रहा है, लाइब्रेरी यानी इंफॉर्मेशन साइंस बन चुका है। एक पहला जो पुराना जमाना था उसमें सिर्फ इसको लाइब्रेरी साइंस की तरह से इंडिया में पढ़ा जाता था, पर आज के टाइम में इसको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के रूप में पढ़ा जाता है। अब इंफॉर्मेशन हर जगह है, इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर, तो अब इसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरह जाना चाहिए। तो ये जो मैंने इस पर्टिकुलर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया, वो मैंने अपनाया ज्योग्राफी और लाइब्रेरी साइंस की तरह। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि ज्योग्राफी कलेक्शन है क्या। लाइब्रेरीज में आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पास ज्योग्राफी कलेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस होते हैं कि हम लाइब्रेरी विजिट करते हैं, पर अपने आसपास देखते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा कलेक्शन मिलता है, पर आप देखेंगे कि अगर आपके पास में ज्योग्राफी कलेक्शन है या नहीं, वो आप कैसे पहचानेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ज्योग्राफिक जो कलेक्शन होता है वो सिर्फ मैप्स तक ही अवेलेबल है, या फिर कुछ हो गया, कुछ ग्लोब्स हो गए, ये आपका ज्योग्राफिक कलेक्शन होगा। लेकिन ज्योग्राफिक कलेक्शन एक बहुत वास्ट चीज है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। देखिए ज्योग्राफी कलेक्शन जो है
क्या एक तरीके का एक मटेरियल है, जो भी मटेरियल्स अवेलेबल है जिसमें आपको अर्थ मैं ये बोलूंगी अर्थ ही नहीं बल्कि किसी भी प्लैनेट की जो जोग्राफिक जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिले, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके स्पेशल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई भी उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको अर्थ का या किसी और प्लैनेट का अगर किसी मटेरियल में अवेलेबल है, दैट इज ज्योग्राफिक कलेक्शन। तो अगर आपके जो लाइब्रेरीज में अगर आप देखते हैं कि ट्रेडिशनल मैप्स अवेलेबल हैं, मॉडर्न मैप्स अवेलेबल हैं, तो ये आपका ज्योग्राफी कलेक्शन हो गया। देखिए ट्रेडिशनल मैप्स जो हैं कुछ इस तरीके के दिखाई देते थे, जैसे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, लेकिन इनका जो कई लाइब्रेरीज में इनका 3D रिप्रेजेंटेशन भी होता है। हमारे पर्टिकुलर इंडिया में बहुत कम लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे आप स्पेसिफिकली ऐसा 3D रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, पर अगर आप मैप लाइब्रेरीज कभी आप देखें तो वहां पे आप इस तरीके का 3D रिप्रेजेंटेशन देख पाएंगे जहाँ स्पेशल कार्टोग्राफर्स होते हैं। पर ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो इस तरीके का जो 3D रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रेडिशनल मैप का वो आजकल आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें मॉडर्न मैप्स इस तरीके के अवेलेबल हैं या फिर जैसे सैटेलाइट मैप्स अवेलेबल हैं, तो ये आपका ज्योग्राफी कलेक्शन होगा। हालांकि लाइब्रेरीज के पास में डिजिटल जो कलेक्शन होता है सैटेलाइट मैप्स का वो कम लाइब्रेरीज में अवेलेबल होता है, स्पेसिफिक डेटाबेस उसके लिए होना जरूरी है। तो आगे जो ज्योग्राफी कलेक्शंस में आते हैं वो है एटलसेस। देखिए एरियल इमेजेस मतलब कि जो भी आप इमेजेस ले रहे हैं धरती से ऊपर, पहले ही जो टेक्निक थी जब हमारे पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट नहीं थे, हमारे पास सैटेलाइट्स नहीं थे, तब इनको जो ट्रेडिशनल फॉर्म थी जैसे पैराशूट हो गए, बलून्स हो गए, इस तरीके की चीजें पहले यूज की जाती थी ट्रेडिशनल टाइम पे। लेकिन आज हमारे पास बहुत तरीके की एयरबॉर्न व्हीकल्स अवेलेबल हैं, और जैसे कि ड्रोन्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स लाइक एयरप्लेन्स, दे वी हैव लाइक रडार्स। सो आजकल जो है एरियल इमेजेस हमारे लिए लेना बहुत आसान हो गया है जीआईएस फील्ड में। और देखिए तो एटलसेस, गैजेटर्स और इस तरीके का अगर आप लोकेशन मैप भी अगर है, लोकेशन मैप अगर आप ये देखेंगे जो मैंने इधर दिया हुआ है, ये एक तरीके का जीआईएस मैप है। अगर आप अपने फोन में देखेंगे ना तो आप भी यूज करते होंगे, सभी गूगल मैप्स आजकल सभी यूज करते हैं, तो ये भी एक ज्योग्राफी कलेक्शन का हिस्सा है। तो अगर आपके लाइब्रेरीज में अवेलेबल है, इट मीन्स आपके लाइब्रेरी में ज्योग्राफी कलेक्शन है। देखिए ग्लोब्स भी हमारी लाइब्रेरीज में अवेलेबल होते हैं। अगर हमारे पास ज्योग्राफी कलेक्शन एक ओल्ड ग्लोब्स अवेलेबल हैं, पर्टिकुलर नए अपडेटेड ग्लोब्स अवेलेबल हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो हमारे पास में बुक्स तो होती ही हैं। अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी कलेक्शन में सबसे ज्यादा जो बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है जिसमें आपको मैप्स मिलेंगे। तो मैप्स हो गए, डिजिटल एटलसेस हो गए, ये ऑलमोस्ट हर लाइब्रेरी में आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो अगर आपकी लाइब्रेरीज में बुक्स भी हैं जो कि मैप्स या लोकेशन से रिलेटेड है, तभी आपकी लाइब्रेरी में जो है ज्योग्राफी कलेक्शन अवेलेबल है। हालांकि बहुत सारी लाइब्रेरीज में ज्योग्राफी कलेक्शन करके ऐसे डिफरेंट सेक्शन नहीं होते हैं, वो बाकी दूसरे सेक्शन के साथ में ही, जैसे कि जहाँ पे आपको जैसे हिस्ट्री के बुक्स मिल जाएगा, ज्योग्राफी का बुक्स मिल जाएगा, उसमें ही लाइब्रेरियंस उनको अरेंज कर देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चे जो हैं वो स्पेसिफिक जो कलेक्शन है उसको अलग से विजिट कर पाएं, ताकि जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली जो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ज्योग्राफी, जियोलॉजी और अर्थ साइंस, उनके लिए स्पेशल कलेक्शन होना चाहिए। कुछ और चीजें भी होनी चाहिए जिनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी। देखिए ये सैटेलाइट इमेजेस, ये आपके पास में डिजिटल, अगर डिजिटल इनका डेटा होता है, ये आपको स्पेसिफिकली पेपर फॉर्मेट में नहीं मिलेंगी। अगर आपकी हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी लाइब्रेरीज इंडिया में तो थोड़ा ये अभी कम है, लेकिन बाहर जो अगर आप कुछ पर्टिकुलर लाइब्रेरीज है, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, स्पेशली यूएस एंड यूके में, तो वहां पे उनके पास डेटाबेसेस होते हैं, बट और उनके पास में जो है एक्सेस भी होता है सैटेलाइट इमेजेस को लाइव देखने का, तो लाइव देखने का और उनपे वर्क करने का। तो ये जो सैटेलाइट इमेजेस है, इनका जो डेटाबेस है वो भी लाइब्रेरीज में
देखिए जो ये आप इमेजेस देख रहे हैं दैट इज रिमोटली सेंस्ड इमेजेस। ये इमेजेस पर्टिकुलरली सैटेलाइट से ली जाती हैं और ये डिफरेंट या आप देखेंगे जो कलर्स है ये पर्टिकुलरली डिफरेंट पर्पस से डिफरेंट इनकी लाइक डिफरेंट की वेवलेंथ डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर होता है ताकि डिफरेंट पर्पस के लिए वो यूज किए जा सके। ये जो इमेजेस होती हैं वो डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज की जा सकती हैं। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पेशल डेटा फॉर्मेट के लिए ये जो फॉर्मेट है ये एक अर्थ का बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है कि जो अर्थ को डिफरेंट लेयर्स में जीआईएस के अंदर डिवाइड किया जाता है और हर लेयर का एक अलग यूज होता है, अलग पर्टिकुलर एक पर्पस होता है। तो इस तरीके का जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है वेक्टर एंड रास्टर, तो दो तरीके का डेटा होता है जीआईएस में अर्थ की लेयर्स का ही। तो इन पर्टिकुलर लेयर्स को डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा ये बताना चाह रही हूँ कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए। तो देखिए सबसे पहले इसको जो शुरुआत किया था वो एक साइंटिस्ट थे रॉजर टॉमिल्सन। उन्होंने जो ये ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। वो एक कैनेडियन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थे। तो जो जीआईएस है जिसको हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं उसका जो यूज है वो मैप करने के लिए और एनालाइज करने के लिए अर्थ के जो फीचर्स होते हैं, अर्थ पे जो भी इवेंट हो रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू या कोई भी एयरबॉर्न व्हीकल के थ्रू वो ये जो के थ्रू यूज किए जाते हैं। तो जो भी आप देखेंगे जो भी अर्थ के रिलेटेड इवेंट्स हैं जिनके बारे में आपको बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आज तो बारिश होने वाली है या आज यहाँ पे ये इवेंट होने वाला है अर्थ से रिलेटेड, तो ये आपको पहले से ही पता चल जाता है बिकॉज ऑफ जीआईएस। तो लेकिन यहाँ पर जीआईएस जो टर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो आपको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट उसका जो है मतलब उसको आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज मिल सकती है। जैसे कि हर कंट्रीज में इसको ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं बोला जाता, कहीं जगह पे जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है इसको जियोमेटिक्स या फिर जो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरीके से भी कहा जाता है। और जो इंफॉर्मेटिक्स भी इसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में यूज करते हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो यहाँ पे जो जीआईएस जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, जो हमारी अर्थ है वो उस पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस से सैटेलाइट में जाती है और सैटेलाइट वो जो डेटा होता है तब उसका वो इमेज लेती है और वो जो इमेज जो होता है उसको वो हमारे अर्थ के जो प्रोसेसिंग स्टेशन है उन पे भेजती है। यहाँ से वो डेटा आगे जाता है और एनालिस्ट उसको एनालाइज करते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए उसको आगे यूज किया जाता है और डिफरेंट एप्लीकेशन बनाने में वो डेटा यूज किया जाता है। इसको आगे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि जीआईएस का हेरिटेज प्रिजर्वेशन में क्या यूज है। देखिए जीआईएस आजकल बहुत सारे फील्ड्स में यूज हो रहा है। जीआईएस का हेरिटेज में बहुत बहुत बड़ा एक योगदान है, वो मैं आपको बताती हूँ। जो देखिए सबसे पहले यहाँ मैं शुरू करूंगी हेरिटेज टूरिज्म से। आजकल क्या होता है कि हेरिटेज टूरिज्म का जो प्लान है वो भी जीआईएस में भी बहुत ज्यादा जीआईएस का यूज होने लगा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं आजकल आप देखेंगे, आप जाएंगे तो आपको हमेशा आप जीआईएस या फिर गूगल मैप का यूज करते हुए आप वहां पे दिखेंगे। लेकिन आजकल कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी स्पेसिफिक विजिटर्स के लिए ही डिफरेंट तरीके के मैप्स बनाए जाते हैं ताकि जब लोग जो टूरिस्ट हैं वो पर्टिकुलर कोई हेरिटेज साइट विजिट करें तो वो सिंपल इजीएस्ट वे में वहां पहुंच पाए। तो आप जब भी किसी मॉन्यूमेंट में अगर आप जाएंगे तो वो सबसे पहले ना आपको एक पैम्पलेट देंगे, उस पैम्पलेट में हमेशा एक मैप होता है, तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ विजिटर्स के लिए बनाया जाता है कि इस तरीके से यहाँ जाइए, यहाँ पे ये मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको खाना मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे आपको कैंटीन मिल जाएगी। वो स्पेसिफिकली जीआईएस के थ्रू किया जाता है। डॉक्यूमेंट एंड आर्काइविंग, देखिए डॉक्यूमेंट्स जो भी आर्टिफैक्ट्स के जो लोकेशन है, स्पेसिफिकली आर्टिफैक्ट्स या कोई भी पर्टिकुलर हेरिटेज साइट का जो लोकेशन है उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स, ये सब जो है उनका जो सैटेलाइट डेटा के थ्रू उस डेटा को स्टोर करके उसके बाद में उसकी मैपिंग के लिए यूज किया जाता है, उसका लोकेशन मैप बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल साइट एनालिसिस,
देखिए यहाँ पे ये आर्कियोलॉजी साइट्स जो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जीआईएस आज के टाइम में, क्योंकि उससे जब आप कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट जब भी किसी टेरेन पे या फिर जब भी किसी साइट पे विजिट करते हैं तो उससे पहले ही उनके पास में एक उनका ना एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेशल उनके पास में एक पूरा एक मैप होता है कि वो उस तरीके का किस तरीके का ये जो टेरेन है, जो अगर हम कोई साइट को नहीं एक्टिवेट कर रहे हैं तो उस तरीके का उसका अंदर तक उसका क्या स्ट्रक्चर है वो नहीं पता चलता बाहर से देखने पे। लेकिन अगर आपके पास में जीआईएस डेटा है, स्पेक्ट्रल इमेज है अंदर तक की, तो आपको पता चलेगा साइट एक्टिवेट करने से पहले ही कि असल में स्ट्रक्चर है क्या। इसका एक बहुत रिसेंट एग्जांपल है, अगर आपने सुना होगा, ये बहुत अभी चर्चा में था कि इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं, स्पेशली द काफरे पिरामिड, तो उसके पिरामिड के नीचे आपको जो है पिलर्स मिले हैं, जो साइंटिस्ट उनको पिलर्स मिले हैं। तो वो जो पिलर्स हैं वो पिरामिड्स के नीचे वो उनको कैसे मिले हैं, तो उनका जो स्पेक्ट्रल इमेज है अर्थ के नीचे, उन स्पेक्ट्रल इमेजेस से उनको पता चला है कि पिरामिड के अंदर भी जो है नीचे जो है बहुत नीचे तक फैले हुए हैं, बहुत सारे पिलर्स मिले हैं। तो ये एक जीआईएस की वजह से ये चीज पॉसिबल हुई है। तो इसके अलावा जो एनवायरमेंटल और जो ये आपका जो डैमेज हो जाता है नेचुरल डिजास्टर की वजह से, अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनो एक्टिविटी, ये सब जो है मॉनिटर करने के लिए जीआईएस का बहुत यूज किया जाता है, ताकि जो हमारे जो हेरिटेज है, जो हमारी साइट्स हैं, उन्हें प्रिजर्व किया जा सके। क्योंकि जीआईएस जो है प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। सैटेलाइट इमेजेस आपको बता देती हैं कि कब कहाँ क्या होने वाला है, कौन सा इवेंट होने वाला है। हालांकि इसमें बहुत सारी इनएक्यूरेसी भी होती है, ये 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार इवेंट्स का जो है जो डेट है वो एग्जैक्टली नहीं होता, जैसे आज बारिश होगी, कई बार नहीं होती है, लेकिन हाँ फिर भी प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि 80% चांसेस होते हैं कि ये जो हमारे पास जो डेटा है वो करेक्ट है, और इस तरीके से ताकि आगे चीजें प्लान की जा सके। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल अभी कोरिया का बताना चाहूंगी। पिछले साल यहाँ पे ना एक फॉरेस्ट फायर हुई, और उस फॉरेस्ट फायर में बहुत सारा जो एरिया था फॉरेस्ट का वो जल गया। लेकिन एक वहां पे एक मोनेस्ट्री भी थी जो 1000 ईयर्स पुरानी थी। तो 1000 ईयर पुरानी जो मोनेस्ट्री थी वो पूरी की पूरी, वो टेम्पल पूरा जल गया। लेकिन उसके जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, उस सारे आर्टिफैक्ट्स को पहले से ही इवैक्यूएट कर लिया गया, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस के जरिए पहले ही पता चल गया था कि ये आग जो है वो यहाँ तक पहुंच जाएगी, और मोनेस्ट्री उस टाइम पे वो सेव नहीं कर पाए। लेकिन जो आर्टिफैक्ट से पहले ही निकाल लिया गया, क्योंकि आग पे जो इतनी भयंकर यहाँ पे आग लगी कि उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए बहुत सारे फायर फाइटर्स होने की वजह से, क्योंकि फॉरेस्ट फायर जो होती है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी 3D रिकंस्ट्रक्शन एंड डिजिटल हेरिटेज। तो ये जो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनका भी वो भी आपको, जैसे बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो फ्रेगमेंटेड होते हैं। इस तरीके के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, जो बहुत सारे चीजें होती हैं वो हमारे हेरिटेज का पार्ट है, लेकिन हम उनको लॉस्ट कर चुके हैं। अब वो उनको पूरी तरह से रिकवर नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका एक 3D मॉडलिंग बना के, या फिर उनको जो है उनका 3D मॉडलिंग, या फिर एक फोटोग्रामेट्री बोलते हैं इस चीज को, कि पूरी चीजें जो है वैसे ही बनाई नहीं जा सकती, लेकिन हम उनको डिजिटल फॉर्म में उनका एक चित्र बना सकते हैं। डिजिटल फॉर्म में उनको हम बता सकते हैं कि पहले कैसी दिखती होंगी। जैसे कि आपने बहुत इमेजेस में देखा होगा, बहुत सारे जो आपने फोटोज देखी होंगी नालंदा यूनिवर्सिटी की या फिर तक्षशिला की आपने देखे होंगे, तो उनकी बहुत सारी ना इमेजेस अवेलेबल हैं। एआई इमेजेस अलग चीजें होती हैं, लेकिन उनका एक्चुअल में वो क्या रही होंगी उस टाइम पे, उस तरीके की उनका इमेजेस वो बना के उनको भी प्रिजर्व किया जाता है, उनको भी बताया जाता है बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि वो उस समय पे ऐसी दिखती होंगी। तो जीआईएस का हेरिटेज प्रिजर्वेशन में एक बहुत बड़ा योगदान है। जीआईएस, देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी कि जीआईएस एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की वजह से हर फील्ड में यूज होता है। आप इसको नोटिस नहीं करते, लेकिन ये हर चीज में आजकल यूज हो रहा है। ऑलमोस्ट हर फील्ड में आपको जीआईएस मिलेगा। जैसे कि वेदर प्रेडिक्शन में आपको पहले से पता चल जाएगा कि आज या कल में बारिश होने वाली है, इस दिन इतना टेम्परेचर रहने वाला है। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में आपने देखा होगा, जो पहले सर्वेज होते थे, पहले क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप अगर वो
हार्वेस्ट होने के लिए तैयार है या नहीं है बड़े बड़े फील्ड्स में, तो उनके लिए पहले विजिट करना पड़ता था, बहुत ज्यादा मैन पावर लगती थी, और उनके लिए पूरा जो है जाना और हर पर्टिकुलर एरिया पे जाके उन क्रॉप्स को चेक करना कि कौन सा क्रॉप जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, मुश्किल होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, सैटेलाइट इमेजेस की वजह से वी हैव स्पेक्ट्रल इमेजेस, तो हमारे लिए जाना आसान है कि कौन सी जो क्रॉप है वो इजी है, वो रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए, और वहां पे सीधा फिर वो हार्वेस्ट, उसमें फिर सिर्फ सीधा हार्वेस्ट होता है। तो जीआईएस ने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको भी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। इसके अलावा क्राइम मैपिंग में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में आपको पता ही होगा कि सैटेलाइट जो इमेजेस है वो हर जगह यूज होती हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये चीजें मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है जो हर जगह पे यूज हो रही है आजकल। तो ये एक तरीके का अभिन्न या अंग बन गया है हमारे स्टडीज का। और जिस तरीके से मैं लाइब्रेरी साइंस में इसको एज इंटरडिसिप्लिनरी यूज कर रही हूँ, ऐसे ही हर फील्ड में ये यूज हो रहा है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जीआईएस लाइब्रेरीज का क्या रोल है, क्या है मतलब जीआईएस लाइब्रेरीज। क्या आपने कभी सुना है पहले कि जीआईएस लाइब्रेरी इस तरीके का कोई टर्मिनोलॉजी आपने सुना हो कि, या फिर जीआईएस, तो ये इस तरीके का अभी अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा इंडिया में, शायद आपको आसानी से नहीं मिलेगी ये चीज सुनने के लिए। तो आपने कभी सुना होगा कि शायद मैप लाइब्रेरीज के बारे में, कि बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, ज्योग्राफिक जिनके पास पर्टिकुलर कलेक्शन होता है। लेकिन आज की जो जीआईएस लाइब्रेरीज हैं इंडिया में नहीं लेकिन अदर कंट्रीज में, तो वहां पे पर्टिकुलर वो सिर्फ ज्योग्राफिक कलेक्शन कलेक्ट करते हैं, जिनके पास पुराने हिस्टोरिकल मैप्स होते हैं, एरियल इमेजेस होती हैं, डिजिटल मैप्स होते हैं, और जो जियो स्पेशियल डेटा है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, वो सारे डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में वो लोग कलेक्ट करके रखते हैं, ताकि जो अर्थ साइंस और ज्योग्राफी और जियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो पर्टिकुलरली जाके सीधा लाइब्रेरीज में जाके सीधा एक्सेस कर पाए। देखिए जीआईएस लैब्स जो होती हैं उन्हें जाके सीधा विजिट करना मुश्किल होता है। तो आजकल के जो टाइम है, आजकल का जो नीड है स्टूडेंट्स का, वो भी अब बढ़ चुका है पहले से। तो लाइब्रेरीज के पास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग जो है अपने जो क्लाइंट्स है, अपने जो यूजर्स है उन्हें जाने। तो अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी, जियोलॉजी, कार्टोग्राफी या अर्थ साइंस से रिलेटेड कोई भी फील्ड है, तो उनको एक जो है ज्योग्राफी का जो कलेक्शन है वो हमेशा उनके पास में होना चाहिए। और ऐसे भी लोग होने चाहिए जो जीआईएस को जो ज्योग्राफी कलेक्शन को समझ पाए, अपने स्टूडेंट्स को वो समझ पाए। इसके बाद कैसे समझ पाएंगे ये मैं इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करती हूँ। देखिए जीआईएस लाइब्रेरियन, तो ये जो एक पर्टिकुलर पोस्ट है, ये बहुत कॉमन पोस्ट नहीं है इंडिया में। दूसरे कंट्रीज में आपको जीआईएस लाइब्रेरियन, जियो स्पेशल लाइब्रेरियन, जियो स्पेशल डेटा सर्विस लाइब्रेरियन, इस तरीके की पर्टिकुलर जो है पोस्ट भी आपको मिलेंगी लाइब्रेरीज में, कि इस तरीके के लाइब्रेरियंस भी होते हैं जो स्पेसिफिकली जीआईएस या फिर ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है प्रिजर्व करके रखते हैं। तो जो उनके पास में नॉलेज है ज्योग्राफी कलेक्शन का, वो हर तरीके का नॉलेज होता है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, कैसे जो है उन्हें मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डिजामिनेट करना है और प्रिजर्व करके रखना है। तो ये जो जीआईएस लाइब्रेरियंस का एक अपना डिफरेंट रोल होता है। आज के टाइम में तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये जरूर होगा। जैसा कि आज के टाइम में आप देखेंगे कि पहले भी जो चीजें नहीं थी वो आजकल होने लगी हैं इंडिया में भी। कब होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो यूजर्स की नीड है, जैसे कि अब मैं आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ। हमारे आपने देखा होगा कि CSIR नेट के अंदर स्पेसिफिकली जो नेट एग्जाम होता है वो जीआईएस के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो ये अभी मैंने सुना था कि कुछ प्रोग्रेस में है, कुछ प्लानिंग चल रही है। हो सकता है कि जो नेट का एग्जाम है वो भी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्पेसिफिकली आगे हो। तो जिस तरीके से बच्चों का जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है, वो बढ़ रहा है जीआईएस की तरफ, हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी लाइब्रेरीज में भी इसको पर्टिकुलर जगह मिले और लाइब्रेरियंस को भी जीआईएस लाइब्रेरियंस की तरह एक जगह मिले। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि क्यों जीआईएस एंड लाइब्रेरी साइंस, जो कि जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो अभी मैंने आपको एक हिस्टोरिकल रिलेशन भी बताया जीआईएस और ज्योग्राफी और लाइब्रेरी साइंस का। तो ये सिंपल बेसिकली जो मैं बात करती आ रही हूँ ये वही है कि जीआईएस अब हर जगह है।
आप इसको नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन ये हर जगह है, हर फील्ड में है, और अगर नहीं भी है तो ये यूज किया जा सकता है। आप सोचेंगे कैसे, हर फील्ड में कैसे, लेकिन हो सकता है कि जो चीज आप सोचते हो कैसे, वो पहले से ही ऑलरेडी हो चुका हो। देखिए, मैंने हर फील्ड में ये कोशिश की जाने की कौन सी फील्ड में जो है लाइब्रेरी, कौन सी फील्ड में ज्योग्राफिक जो जीआईएस है वो यूज नहीं होता। मुझे ऐसे बहुत ही कम फील्ड मिले जिनका इस्तेमाल अभी भी जीआईएस, जिन फील्ड में अभी भी जीआईएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली क्योंकि इसकी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होने की वजह से ये आजकल हर फील्ड में यूज हो रहा है, और लाइब्रेरीज में भी ये यूज इसलिए होना चाहिए क्योंकि आजकल जो है हमारा एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है लाइब्रेरीज में भी। तो जैसे कि एआई यूज हो रहा है, आप हर किसी के पास में अब ये एक टॉपिक है कि हमारे पास हमारी लाइब्रेरीज हैं या हमारा ये सिस्टम है, तो इसमें अब एआई यूज होना चाहिए। तो देखिए, एआई तो ऑफ कोर्स ये यूज हो ही रहा है क्योंकि उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आजकल एआई एरा है, तो उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि एआई तो यूज होना चाहिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, कुछ चीजें जो कि नेग्लेक्ट की जा चुकी हैं पहले और वो की जा सकती थी, मुझे लगता है कि वो भी ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि इंडिया में भी जो लाइब्रेरियंस हैं उनके पास में जीआईएस लिटरेसी होनी चाहिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में आपको, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस के अंदर आपको ऐसे स्टूडेंट्स जरूर मिलेंगे जो पर्टिकुलरली जियोग्राफी या अर्थ साइंस जैसी फील्ड पढ़ रहे होंगे। तो हमें उनका इंटरेस्ट पहचानने की जरूरत है और उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। एज अ जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट, आई पर्सनली फेल्ट लाइक हाउ कितना मुश्किल है ये चीज, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फाइंड आउट योर पर्सनल इंटरेस्ट, एंड you can go with just the traditional method to learning. And I tried personally finding some people who can guide me on this. तो जीआईएस लैब डायरेक्टली जाना बहुत मुश्किल होता था, और वहां पे आपको कोई ऐसे भी लोग कम मिलेंगे जो आपको बोले कि हाँ ये बैठिए, हम आपको बताते हैं कैसे होता है। तो लाइब्रेरी जो होती है वो यूनिवर्सिटी का हार्ट होती है। तो अगर हम उसको हार्ट बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी का, तो उसके पास में हमारे यूजर्स की नीड्स का जो है वो भी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो लाइब्रेरीज और लाइब्रेरियंस को भी अपडेट होने की जरूरत है कि हमारा हम ट्रेडिशनली करते हुए आ रहे हैं उसको छोड़े और कंफर्ट जोन से बाहर आए और अपने यूजर्स को हम समझें, ताकि बच्चे जो है डायरेक्टली किसी जीआईएस एक्सपर्ट के पास में जाने से अच्छा है कि हम सीधा लाइब्रेरीज जाएं वहां पे, क्योंकि लाइब्रेरियंस तो हमेशा हमारे जो यूजर्स होते हैं उनके लिए अवेलेबल होते हैं, और बहुत इजी होता है क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा लाइब्रेरी विजिट करते हैं पढ़ने के लिए। तो आगे चलते हैं। आप ये देखिए, हम आपको एक सबसे इजीएस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हम कभी नोटिस नहीं करते, लेकिन हर पर्सन, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो किसी भी कोने में, हम हमेशा, हमारे पास ये स्मार्टफोन सभी के पास है आज के टाइम में, हम जीपीएस हमेशा यूज करते हैं, हम ये जो गूगल मैप है हर कोई यूज करता है। डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकते हैं, लेकिन आप कहीं भी कोई ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो आप हमेशा ये यूज जरूर करना पसंद करते होंगे। आप बिना गूगल मैप के ट्रैवल नहीं करते होंगे, आप टैक्सी भी लेते होंगे तो आप अपना मैप खोल के बैठते होंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन की है, जियो कोडिंग। तो जियो कोडिंग एक बहुत सिंपल चीज है। आप कोई भी जो एड्रेस होता है आप अपने गूगल मैप में डालते हैं, और वो जो एड्रेस होता है वो आपका जो एप्लीकेशन है उनको कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि आपका फोन जो है, आपके फोन में एक ग्लोबल पोजिशनिंग जो सिस्टम होता है वही उसका एक सेंसर होता है। तो वो जो सेंसर है, जीपीएस सेंसर, वो हर किसी के आपके फोन में होता है, और आपका फोन डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है उस एप्लीकेशन के जरिए। तो ये आप हमेशा यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है, पर हमें पता नहीं है कि ये जीआईएस का ही पार्ट है। कई बार मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ही नहीं, मैं बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों से भी मिलती हूँ जिनसे मैं कभी पूछती हूँ कि सर आप लोग जीआईएस तो यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हम एक्चुअल में हम डेली जीआईएस यूज करते हैं, हम तो जीआईएस का पार्ट बन चुके हैं, हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होता है जीआईएस। तो ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल है आपको बताने का कि जीआईएस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एवरीडे लाइफ का। कुछ मैं स्किल्स, जो मैंने पहले बात की थी कि मैं स्किल्स के बारे में बात करूंगी कि अगर आपके पास में स्पेशल इंटेलिजेंस है, तो वो
वो क्या है, क्या स्किल्स होती हैं कि आप जो है जान पाए कि कैसे यूज किया जाएगा, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं लाइब्रेरीज में या फिर किसी भी डिफरेंट फील्ड में। तो जो जीआईएस स्पेशलिस्ट होता है या फिर एक जीआईएस स्टूडेंट्स ही है, उसको सबसे पहले जीआईएस के थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया, आप देख सकते हैं कि जो डेटाबेसेस होते हैं जीआईएस से रिलेटेड, उनका नॉलेज, और स्पेसिफिकली अगर आपके पास में लोकेशन, स्पेसिफिकली लोकेशन रिलेटेड अगर आपको चीजें पता है, जैसे कि आप जो है लोकेशन कैसे देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे चेक करते हैं, कहाँ से लेते हैं, कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल हैं इस चीज के लिए। तो जो भी आप डेटाबेसेस यूज करते हैं अर्थ से रिलेटेड, कोई भी लोकेशन से रिलेटेड, उनका नॉलेज बहुत जरूरी है। और हमारे पास में फैकल्टी हमेशा होनी चाहिए एक हर फील्ड में, क्योंकि अगर आज के टाइम में अगर आपको कोई हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, उनको भी मैं तो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि उनके पास भी जीआईएस स्किल होना चाहिए, क्योंकि जीआईएस हर सब्जेक्ट का आजकल पार्ट है। तो अगर नहीं है तो उनके पास भी एक जीआईएस जो स्किल्स है वो होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, स्पेसिफिकली उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, वो जीआईएस में जो है सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इवन डिग्री तक आपको कराते हैं। तो ये जो अगर कोई आप प्रोफेशनल्स हैं, आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपका जो फील्ड है वो डिफरेंट है, तब भी जो है आप घर बैठ के ही आप जो है जीआईएस स्किल्स ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चों की नीड को समझें, और क्योंकि हम एक जो पर्टिकुलर करिकुलम है उसको ही फॉलो किए जा रहे हैं। हम ये कई बार इग्नोर कर देते हैं कि जो स्टूडेंट्स की नीड्स हैं या फिर स्टूडेंट को भी अपग्रेड होना जरूरी है, ताकि वो आने वाले टाइम को समझे, आने वाले टेक्नोलॉजिकल नीड्स को समझे। अगर हम ट्रेडिशनल रह गए तो हम ट्रेडिशनल रह गए, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाए और हमने सिर्फ ट्रेडिशनल चीजें सीखी, लेकिन दुनिया अगर आप देखेंगे तो हमसे वो 4 कदम आपको आगे मिलेंगे। तो कुछ पर्टिकुलर अगर आप जीआईएस स्पेशल डेटाबेसेस देखना चाहते हैं तो भी अगर आप देखेंगे, गूगल करेंगे सिंपली जाके, तो आपको बहुत सारे मैप कलेक्शन मिलेंगे, डिजिटल कलेक्शन मिलेंगे जियो स्पेशल डेटा के लिए। इनके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए ये कुछ लाइब्रेरीज का सेक्शन है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये एक लाइब्रेरी का भाग है। तो ये जीआईएस लवर्स या फिर मैप लवर्स के लिए लाइब्रेरी के अंदर देखिए इस तरीके का कुछ मैप सेक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ पर्टिकुलर मैप्स मिलेंगे डिजिटल फॉर्मेट में, ट्रेडिशनल फॉर्मेट में, पेपर फॉर्मेट में। यहाँ पे जो जीआईएस लाइब्रेरियंस होते हैं वो उनको टेक्निक्स पता होती हैं कि किस तरीके से जो है पुराने जो मैप्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना है और डिजिटल फॉर्म में स्टूडेंट्स को मैप जो है प्रोवाइड कराने हैं या अर्थ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। तो इस तरीके का एक सेक्शन, चाहे एक छोटा सेक्शन, वो लाइब्रेरीज में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक डिजिटल जीआईएस लाइब्रेरी का एक एग्जांपल दिया है। इस तरीके का डेटाबेस आप इंडियन डेटाबेस आपको कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली आप मैप लवर हैं या आपको कुछ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी ऑनलाइन जो कि ओपनली अवेलेबल है। उसमें आपको इस तरीके का डिजिटल रिपोजिटरीज मिलेंगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपने देखा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इधर मैप्स यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ यहाँ पे कैटेगरीज है मैप्स की। तो वहां जाके आप पर्टिकुलरली जाके इनको जो भी आपकी नीड्स है उनको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस तरीके की लाइब्रेरीज देखिए आप यहाँ देखेंगे पर्टिकुलरली मेंशन है एमएसयू लाइब्रेरीज, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की एमएसयू लाइब्रेरीज, मैप लाइब्रेरी। तो इस तरीके के डिजिटल फॉर्मेट की, डिजिटल डेटाबेस की मैं बात कर रही थी, जो कि लाइब्रेरीज के पास होना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो देखिए जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके के कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS देहरादून, और भी बहुत सारे हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये जो इनके पास में जो डेटाबेसेस होते हैं, देखिए हमारे इंडिया में तो ये डेटाबेस होता है पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन के, आप जो मेन पोर्टल होगा वेबसाइट,
इसमें आपको मिलेंगे। बहुत सारे लाइसेंस्ड होते हैं, बहुत सारे ओपनली अवेलेबल होते हैं, आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पर बहुत सारे केसेस में आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या तो पर्टिकुलर ईमेल या फिर एक आपको डिजिटल एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म, तब जाके आप जो है पूरा डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है, ये जो डेटाबेस है, ये पर्टिकुलरली आपके नेशनल आपके पोर्टल पे तो अवेलेबल है ही, लेकिन इसको यूज कैसे करना है, और ये लाइब्रेरीज के पास इसका डायरेक्ट एक्सेस क्यों होना चाहिए? क्योंकि लाइब्रेरीज के पास अगर जीआईएस स्किल्स हैं और ये डेटाबेसेस वहां पे अवेलेबल हैं, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जीआईएस एक्सपर्ट्स अगर नहीं अवेलेबल है, तो आप सीधा लाइब्रेरी जाके इन मैप्स को कैसे यूज करना है, डिफरेंट पर्पस के लिए कैसे यूज करना है, डायरेक्टली जाके लाइब्रेरी से यूज आप कर सकते हैं। तो इस तरीके का अभी फिलहाल इंडिया में नहीं है कि लाइब्रेरीज के थ्रू तो नहीं, लेकिन अभी भी अगर आप चाहें तो जैसे कि मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, नाटमो का एक डेटाबेस अवेलेबल है, तो मैप लवर जो है वो जाके नाटमो के साइट से आप जो है ये डिफरेंट एटलसेस, डिफरेंट टाइप के, देखिए यहाँ पे ग्लोबल मैप सर्विस है, नेशनल स्कूल एटलस है, डिफरेंट तरीके की जो कैटेगरीज है यहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो ओपन डेटाबेस है, आप यहाँ इस तरीके के वेबसाइट्स में देख सकते हैं जाके। एक लास्ट में थोड़ा ये बात करना चाहूंगी कि व्हाई इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज मैटर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हर जगह डिस्कस करती हूँ जब भी मैं टॉक करती हूँ। इंडिया में अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, ये एक प्रॉब्लम है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, या फिर हमें सिखाया नहीं गया है कि हम कैसे जो है अपने आप को और एक्सप्लोर करें। देखिए मैंने एज अ स्टूडेंट इंडिया में ये बिलीव किया कि एक बच्चे को बता दिया जाता है कि आपको ना सिर्फ यही पढ़ना है, या फिर जो आपका जो ये सब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ इतना ही है और यहाँ तक ही ये मैटर करता है कि मुझे 3 सब्जेक्ट पता है। अगर मुझे साइंस में पता है तो मुझे 3 सब्जेक्ट पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जैसे अब ये जो केमिस्ट्री है, इसका भी इंटरडिसिप्लिनरी मैं चीज पढ़ सकती हूँ, जैसे बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सारे फील्ड हैं, वो तरीके के यूज होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी इंटरडिसिप्लिनरी हो चुकी हैं स्टडीज, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत एक्सप्लोर नहीं करना चाहते अपने स्टडीज को, हम सिर्फ फॉलो किए जा रहे हैं लाइक शीप्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एक पर्टिकुलर एज ए इंडिविजुअल हम अपने न्यू फील्ड्स एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे। तो कुछ पर्टिकुलर बच्चों को बता दिया जाता है कि आप ये चीज पढ़ लो, ये चीज पढ़ लो, आपका मास्टर्स इससे सब्जेक्ट से है, आपका बैचलर सब्जेक्ट से है, तो आप इसमें कर लो। और बच्चे क्या करते हैं, वही पर्टिकुलर करिकुलम फॉलो करके उसी चीज में वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में पढ़ना कि हम अपने सब्जेक्ट को किसी और सब्जेक्ट से कैसे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर में बदल सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। देखिए यूनिक स्टडीज की हमेशा एक अलग मांग होती है, एक उसका अलग एक प्राइड होता है। ये अगर आप आज के टाइम में जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एक नेचर हो चुका है, कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है हर जगह, आप कैसे जाएं, क्योंकि आप जाएंगे आपसे 10 अच्छे वहां पे बैठे होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ यूनिक है तभी आपको जो है उस पर्टिकुलर जगह पे जगह मिलेगी। देखिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक चीज मिल जाए, एक चीज हमें पता चल जाए, उसके बाद हम उस चीज में जॉब कर लें, हमारे पास एक नौकरी हो जाए, हमारे पास पैसा आ जाए। लेकिन आज के टाइम में ये नीड नहीं है, ये जो सोसाइटी है आज की नीड नहीं है। देखिए बहुत सारी जो जॉब स्किल्स हैं आने वाली भविष्य में, उसमें नई स्किल्स रिक्वायर होंगी। तो अगर 100 लोगों के पास में सेम स्किल्स है और सिर्फ एक पोजीशन है, तो उस एक पोजीशन पे सिर्फ वही जाएगा जिसके पास आपके पास यूनिक थिंकिंग होगी। और दूसरी चीजें जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ने का, कि आपको फंड मिलता है, आपके लिए रिसर्च एरियाज खुलते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इवन आउटसाइड इंडिया। अगर आपके पास यूनिक आपका आइडिया है तो आपको उसके लिए वो फंड करेगी, डजंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है। और यही मेरा रीजन था शायद। देखिए मैं यहाँ पे एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ और मैं सभी को यही बात बोल के मैं इंस्पायर करती हूँ कि अपने आप को अलग बनाइए, अपने आप को यूनिक बनाइए, क्योंकि अगर आपके पास कुछ यूनिक नहीं है तो आपकी किसी को नीड नहीं है। अगर आपके पास में कुछ नई सोच है तो वो उसको अप्लाई कीजिए। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट ना मिले, लेकिन आप अपने खुद को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आजकल डिजिटल चीजों का जमाना है
और डिजिटली सब चीजें अवेलेबल है। आप घर बैठे ढूंढ सकते हैं क्या चीज है, क्या चीज अभी दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है और क्या मैं कर सकता हूँ। हर इंसान की एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, एक यूनिक थिंकिंग होती है, लेकिन हम उस थिंकिंग से बचना चाहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है या इसमें पैसा नहीं है। लेकिन मैं सभी से कहती हूँ कि इसको ट्राई कीजिए क्योंकि ये आपको यूनिक बनाएगा। और दूसरी चीज ये है कि आप आने वाले टाइम में जैसे आप सुनते होंगे कि अब तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, अब तो हमारी क्या जरूरत है, अब तो बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं, अब मुझे ये जॉब नहीं मिल पा रहा क्योंकि मशीनों ने हमारी जगह ले ली है। देखिए आने वाला टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल है ऑफ कोर्स, लेकिन उससे निपटने का भी बहुत तरीके हैं। अगर आपके पास में, अगर आप आने वाले एरा को समझ के, अगर आप आने वाले एरा को समझ के अडेप्ट नहीं करते हैं, अपनी स्किल्स नहीं बढ़ाते हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो मैंने एक रिसर्चर का एक स्टेटमेंट पढ़ा था, एआई रिसर्चर का, कि आने वाले टाइम में जो जॉब्स होंगी, तो जिनके पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे स्किल्स होंगी वो ही आगे जाके अडेप्ट कर पाएंगे, और जो पुराने लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे। जो ट्रेडिशनली सोचते हैं वो पीछे रह जाएंगे, जिन्होंने अडेप्ट कर लिया वो आगे चले जाएंगे। तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज बहुत मैटर करती हैं। डजंट मैटर कि आपका कोई भी बैकग्राउंड है, कोई भी, जिसको आप इंपॉर्टेंट भी नहीं समझते कि हमारा आर्ट्स है, सोशल साइंस है, जिसको आप नहीं समझते, आपको लगता होगा कि साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई भी फील्ड है उसको आप खुद यूनिक बना सकते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। अपनी थोड़ा थिंकिंग आप यूनिक बनाइए और उसको आगे लेके जाइए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में। मैं एक स्टेटमेंट के साथ में यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे जियो स्पेशल डेटा सर्विस लाइब्रेरियन है एक यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की, उनके साथ में मैं ये सेशन कंक्लूड करना चाहूंगी। देखिए लाइब्रेरी, एज अ लाइब्रेरियन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एज अ अपने आप को देखती हूँ कि मैं जीआईएस के साथ में अब यूजर्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रही हूँ। जैसे मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यूजर्स को समझूं और उनके यूजर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है अपना, जो भी यूजर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करूं। तो हमारा ये काम है कि हम अपने आप को कमिट करें इस चीज के लिए, स्किल्स खुद रिक्वायर करें आज के कंपटीशन को समझ के। तो उस कंपटीशन को समझ के अपना जो भी स्किल्स है, अपनी पढ़ाई है, उसको चाहे आपको और थोड़ा पढ़ना पड़े, लेकिन अपने आप को अपडेट करना पड़े। तो एज अ लाइब्रेरियन मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने यूजर्स को समझूं और अपनी स्किल्स खुद अपडेट करूं। तो आज का सेशन में यही कंक्लूड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। सो दैट्स फॉर ऑल, एंड आई होप कि मैं फ्यूचर में आपके साथ फिर से जुड़ सकूं, और देन आई कैन गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू, एंड सी यू सून, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। Yes, thank you, thank you. It's a wonderful session for all of us. Yesterday only we had visited the Himalayan Research Institute. कल हमने रशिया से आकर के भारत में काम करने वाले एक बहुत ग्रेट व्यक्ति का निकोलस रोहरिच, उनका कलेक्शन और उनका सभी म्यूजियम, आर्ट गैलरी, उनका लाइब्रेरी, आर्काइव सब कुछ कल देखा। और आज आपका ये जो लेक्चर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो व्यक्ति रशिया से आकर के भारत में आके हिमालय से यहाँ के औषधि वनस्पतियां, यहाँ का जियोलॉजिकल हेरिटेज जो है उसको कलेक्ट करके वो एक सुंदर इतना लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाए हैं। तो आज का आपका ये जो सेशन है ये हम सभी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये सभी आसपास का परिसर, क्योंकि हिमाचल में कुल्लू में, यहाँ के आसपास की पहाड़ियों में बहुत सारा ऐसा जियोलॉजिकल ट्रेजर है, बट कोई जियोलॉजिकल स्पेसिफिक म्यूजियम यहाँ मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया। हो सकता है कि उम्मीद भविष्य में इस तरह के संग्रहालय और इस तरह के आर्काइव्स और भी यहाँ पर निर्माण होंगे। आपका आज का ये जो वक्तव्य है, मैं सभी स्टूडेंट से ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये हमारे भारत से ही साउथ कोरिया में जाकर के ये कार्य कर रहे हैं, बट बताना जरूरी ये है कि इन्हें हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, संस्कृत आती है, तिबेटियन आती है, स्पेनिश आती है, कोरियन आती है। तो 6 लैंग्वेजेस में इनका ये है। और ये जैसे उन्होंने कहा ना कि आने वाले भविष्य में, पहले लोग पढ़ने वाले लोग ही बहुत कम थे, अब पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई। अब जितनी बढ़ेगी उसमें यूनिकनेस किसके पास है, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच किसके पास है, वही ज्यादा इसमें टिक पाएगा, अदरवाइज बाकी ऑटोमेटिकली उस रेस से बाद हो जाएंगे। सो आज का आपका ये वक्तव्य जो है ये हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे।
और कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you for having me today. Thank you so much. सभी के लिए अभी